ऋषु जब ये कहता है कि उसे स्नफी बहुत पसंद है तो ये सुनकर आदित्य और इशिका को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो स्नफी को तो खरीद नहीं सकते थे। तो वही दूसरी तरफ मोहित को बहुत ही खुशी होती है ऋषु को यूं उदास देखकर। ऋषु को सताने में उसे हमेशा ही बहुत मजा आता था। वो खुश होकर ऋषु को चिढ़ाने के लिए कहता है, तुम्हें स्नफी पसंद है तो क्या हुआ, मैंने पहले ही इसे खरीद लिया है, इसलिए अब तुम इसे नहीं खरीद सकते। तुम जाकर इसकी मॉम मैंडी को खरीद लो। इशिका को मोहित को अपने बेटे को चिढ़ाते हुए देख बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो मजबूर थी कि इस बार वो ऋषु की कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे खुद पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपने बेटे के लिए एक पप्पी भी नहीं खरीद पा रही थी और उसे दुनिया भर की खुशियां देने की बात करती थी। क्या फायदा था उसकी कमाई का जो अपने बेटे को उसकी पसंद का पेट भी नहीं दिलवा सकती थी। हालांकि उसका बस चलता तो वो अपने सारे पैसे को अपने बेटे की एक स्माइल पर उड़ा देती, लेकिन इस वक्त बात पैसों की तो थी ही नहीं, क्योंकि पैसे तो थे उसके पास, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वो था रिक्वेस्ट करने की हिम्मत। रिक्वेस्ट अमित और मोहित से कि वो ऋषु को स्नफी को दे दे। ऐसा नहीं था कि वो उन दोनों के सामने झुकना नहीं चाहती थी, वो अपने बेटे की खुशी के लिए इनके सामने अपना सर झुकाना तो क्या, अपनी नाक भी रगड़ सकती थी। लेकिन क्या उसके बाद ऋषु या आदित्य इस पप्पी को एक्सेप्ट करते? और उससे भी बड़ी बात तो ये थी कि वो उसे ऐसा करने ही नहीं देते। उसे पूर्व यकीन था कि आदित्य और ऋषु उसे कभी भी अमित और मोहित से रिक्वेस्ट नहीं करने देंगे, फिर चाहे उसके बेचारे ऋषु को कितना ही दुख क्यों न हो। लेकिन फिर भी इशिका ने सोचा कि वो अपने बेटे को उदास नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि मोहित की आज अगर उसके बेटे से पंगा लेने की हिम्मत हुई थी तो उसके पीछे कहीं न कहीं उसका ही दोष था। वो ही तो थी जिसने हमेशा मोहित को ऋषु को परेशान करने दिया था, और आज ये मोहित की आदत बन चुकी थी। वो आज भी अपनी इस आदत से बाज नहीं आया था। इशिका अपने ख्यालों में ही कुछ सोचने लगी कि कैसे वो स्नफी को खरीदे। तो वही आदित्य के मन में ऑलरेडी ये बात आ चुकी थी कि को ऋषु को फॉरेन से ही एक अच्छा सा पप्पी मंगवा देगा, लेकिन उसने अभी तक कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो देखना चाहता कि इशिका आगे क्या करेगी। अभी तक आदित्य के सामने इशिका ने ऋषु के लिए मोहित के खिलाफ जो कुछ भी किया था उसमें आज तक कुछ भी आदित्य के सामने नहीं किया था, और न ही आदित्य को उसकी कोई खबर भी थी। उसे न ही शूटिंग वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ पता था और न ही मॉल वाले के बारे में। उसके बॉडीगार्ड्स ने उसे कुछ भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि आदित्य ने उन्हें इशिका और ऋषु को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, ना कि उनकी जासूसी के लिए। इसलिए आदित्य आज इशिका को टकटकी लगाए देख रहा था और ये सोच रहा था कि इशिका अब क्या करेगी। जैसे वो ऋषु की चीजें हमेशा उससे मोहित को दिलवा देती थी, क्या वो उसी तरह आज मोहित से ऋषु को उसकी चीज दिलवा सकती थी? भले ही इशिका अमित और रूपाली से दूरी बनाने लगी थी, लेकिन क्या यही हाल मोहित के साथ भी था? क्या वो ऋषु को मोहित से ज्यादा प्रायोरिटी देने लगी थी? अपने मन में इन्हीं सवालों को लिए आदित्य एक आस भरी नजर से इशिका को देख रहा था। तो वही दूसरी तरफ अमित ने जब आदित्य को इस तरह इशिका को देखते हुए देखा तो न जाने क्यों, लेकिन उसे आदित्य पर बहुत ही गुस्सा आने लगा। उसे आदित्य इस वक्त कोई परवट की तरह लग रहा था जो कि किसी लड़की को घूर के देख रहा था। लेकिन अमित शायद इस वक्त ये भूल गया था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आदित्य की पत्नी ही थी। आदित्य को इशिका को यूं देखते हुए अमित ने अपने मन में चाहा कि काश पुरानी वाली इशिका वापस आ जाए और आदित्य को उसे यूं घूरने पर उसके सामने से रुदली चले जाए, क्योंकि उसकी खुद की तो हिम्मत नहीं थी कि वो आदित्य को इशिका को देखने से रोक पाता। लेकिन जहां ये तीनों एडल्ट्स अपनी अपनी सोच में गुम थे, वहीं इनके बच्चे भी अपनी ही सोच में गुम थे, लेकिन उनकी सोच सिर्फ स्नफी को हासिल करने की थी। ऋषु ने सोचा कि वो अपने पेरेंट्स को अमित और मोहित के सामने रिक्वेस्ट नहीं करने दे सकता था, लेकिन उसके डैडी तो इतने पावरफुल है कि उनको रिक्वेस्ट करने की क्या ही जरूरत थी। बस इसलिए ऋषु ने मोहित से जोश में आकर कहा, जब तक तुम पैसे नहीं दोगे तब तक ये पप्पी तुम्हारा नहीं है, और पैसे तो रिसेप्शन पर जाकर ही दोगे ना, इसलिए ये पप्पी अभी इस पेट शॉप का ही है और ऋषु भी इसे खरीद सकता है। ऋषु की बात सुनकर सभी हैरान हो गए। अमित, मोहित, स्टाफ मेंबर और उस ट्रेनर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऋषु ने इतने दिमाग वाली बात बोल दी थी। उनकी नजरों में तो वो एक बहुत ही छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसमें इतना दिमाग भी था। काफी लॉजिकल बात कही थी उसने। ऋषु के इस लॉजिक से सभी बड़े काफी इम्प्रेस होते हैं। हालांकि अमित को ऋषु को पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी ऋषु के माइंड से तो वो भी एक पल को इम्प्रेस हो गया था। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि वो ऐसा इसलिए था क्योंकि वो आदित्य का बेटा था और अपने बाप पर ही गया था। ये बात याद आते ही अमित फिर से ऋषु से चिढ़ने लगा।
साथ ही उसको आदित्य से जलन भी हो रही थी कि उसका बेटा ऋषु इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था। इशिका और आदित्य को ऋषु पर बहुत प्राउड फील होता है कि उनका बेटा इतना इंटेलिजेंट था। इशिका अपने मन में ही अपने बेटे की नज़र उतर लेती है कि कहीं उसको अमित और मोहित की बुरी नज़र न लग जाए। लेकिन मोहित, जो कि ऋषु की बात सुनकर ऋषु जो कि गुस्से से उबल रहा था, उस पर भी शायद ऋषु की ही छाया पड़ गई थी, इसलिए वो भी अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बोला, ऐसे कैसे तुम खरीद लोगे? क्या तुमने नहीं सुना? फर्स्ट कम फिसटी सर्व। हम ये पहले आए थे, इसलिए हमें ये पप्पी खरीदने का तुमसे ज्यादा हक है। मोहित की बात सुनकर भी सभी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि मोहित की बात भी सही थी और स्टाफ मेंबर और ट्रेनर को मोहित की बात सुनकर ये भी याद आ जाता है कि जिस पेट का सौदा हो चुका है वो उसे किसी और को खरीदने नहीं दे सकते थे। वही इशिका मोहित की बात सुनकर अपनी आइज अपने मन में रोल करते हुए खुद से ही कहती है कि वो मोहित उसके बेटे से पूरे 3 साल से भी ज्यादा बड़ा था। लेकिन आदित्य तो मोहित की ये बात सुनकर अपने मन में ये सोचता है कि मोहित इंटेलिजेंट तो है, मगर अफसोस कि वो अमित का बेटा था, क्योंकि ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे को एक पॉजिटिव माहौल में बड़ा होना चाहिए थे, न कि अमित के साथ एक नेगेटिव माहौल में। ऐसा नहीं था कि वो अमित के स्टेटस को खुद से कम आंक कर ये सोच रहा था, बल्कि वो तो ये बात अमित के नेचर को आंक कर सोच रहा था, क्योंकि अमित का कैरेक्टर और नेचर दोनों ही मोहित की इंटेलिजेंस को सही को जगह गलत जगह लगाने वाले थे। आदित्य देश का सबसे बड़ा बिजनेस था, इसलिए वो देश के भले के लिए इंटेलिजेंट बच्चा को स्पॉन्सर भी करता था और बहुत से बच्चों की एजुकेशन के लिए काफी सारे डोनेशन करता था। एक बिजनेसमैन होने के नाते टैलेंट की कदर करना उसकी आदत थी और यही वजह थी कि वो मोहित के बारे में ऐसा सोच रहा था। और अमित, वो तो मोहित की बात सुनकर गर्व से फूल नहीं समा रहा था। आखिर मोहित बायोलॉजिकली ना नहीं, लेकिन उसका अडॉप्टेड बेटा तो था ही। अब तो अमित भी अपना सर फर्क से उठाकर आदित्य को देखने लगा। उसे लगा कि वो आदित्य की बराबरी का हो चुका है, लेकिन अगले ही पल ऋषु ने कुछ ऐसा कहा कि उसे अपनी औकात याद आ गई और उसे फिर एक बार एहसास हो गया कि वो आदित्य के पैरों की धूल की भी बराबरी नहीं कर सकता था। क्योंकि ऋषु ने मोहित से कहा, तुम अपना ये स्टूपिड लॉजिक अपने पास ही रखो। थोड़ा जल्दी आकर तुम्हें लगता है कि तुम बस स्निफी को ही खरीद सकते हो, जबकि ऋषु के डैडी उससे पहले ही इस पूरी शॉप को सभी स्टाफ और पेट्स के साथ खरीद सकते हैं। ऋषु की ये बात सुनकर तो वहाँ सबके मुंह देखने लायक थे। सबके माइंड में एक ब्लास्ट सा हो गया था कि आखिर ऋषु को इतना सब कुछ कैसे पता था। इशिका और आदित्य तो खुद हैरान हो जाते हैं ऋषु की बात सुनकर, और वो स्टाफ मेंबर और ट्रेनर ऋषु की बात सुन समझ जाते हैं कि उनके सामने खड़ा आदित्य जरूर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा। मोहित को ऋषु को बात सुनकर रूपाली की एक बात याद आ जाती है। एक बार उसने रूपाली को अमित से बात करते सुन लिया था। तब रूपाली अमित को इशिका के खिलाफ भड़का रही थी। उस टाइम वो अमित से ये भी कह रही थी कि आदित्य के पास इतना पैसे है, इसलिए तो इशिका उसके साथ है, और वो साथ ही आदित्य के पैसों का खूब गुणगान भी कर रही थी। दरअसल उसे ये नहीं पता था कि रूपाली और अमित उसे सुनने के लिए ही ये सब कह रहे थे, क्योंकि वो इशिका और आदित्य के लिए उसके मन में नफरत को और बढ़ावा देना चाहते थे। क्योंकि छोटे से बच्चे को सीधे सीधे कुछ कहते तो वो उनसे कई सवाल करता। कितना डिफरेंस था ना आदित्य और अमित में। जहाँ एक तरफ अमित आदित्य के बेटे से नफरत करता था, अपने बेटे को आदित्य के खिलाफ भड़काता था, वही आदित्य उसके बेटे के फ्यूचर की फिक्र कर रहा था। इसी तरीके को रूपाली अक्सर सविता के साथ मिलकर मोहित को इशिका के खिलाफ भड़काने के लिए भी करती थी। जब मोहित को ये बात याद आती है तो उसको लगता है कि इशिका सच में आदित्य के पैसे की वजह से ही उसके और ऋषु के साथ खड़ी थी, और उससे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। उसके मन में अचानक ही आदित्य के लिए इतनी नफरत पैदा हो जाती है कि वो डायरेक्ट आदित्य से ही कहता है, बहुत पैसे है ना आपके पास? अपने पैसे का बहुत घमंड है ना आपको? अगर आपको लगता है कि आप मुझसे स्निफी को अपने पैसे से खरीद सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको अपना स्निफी बिल्कुल भी नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। और अगर अपने अपने पैसों से इस शॉप को खरीदने की कोशिश की तो मैं सबको बताऊंगा कि आप बहुत बुरे हैं, बहुत बहुत बुरे। मोहित की बात सुनकर इशिका और ऋषु को बहुत गुस्सा अटक है, लेकिन अमित को बहुत खुशी है कि उसके बेटे ने वही बोला जो कि वो बोलना चाहता था। उसका बेटा तो बहुत ही बहादुर था, जो कि आदित्य से डरता नहीं था। स्टाफ मेंबर और ट्रेनर को लगता है कि कहीं मोहित की बात से नाराज होकर आदित्य अपने गुस्सा उनकी शॉप पर ही उतार दे, लेकिन वो मोहित से भी कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि अमित एक सेलिब्रिटी था, और अगर उन्होंने उसके और मोहित के साथ कोई नाइंसाफी की तो अमित जरूर अपनी फैन फॉलोइंग की पावर को उसे करेगा उनके खिलाफ।
इसलिए उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। तो वही आदित्य चुपचाप बिना किसी भाव के वैसे ही खड़ा था, क्योंकि कहीं न कि उसको मोहित की बात ठीक ही लगी। क्योंकि सच में उसे अपने पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो भी सिर्फ एक 8 साल के बच्चे से एक पप्पी छीनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर वो ऐसा करेगा तो इससे वो खुद भी अपने बेटे के सामने एक गलत एग्जाम्पल सेट करेगा। इसलिए आदित्य मोहित से बहुत शांति से बस इतना ही कहता है, डोंट वरी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आप इस पप्पी को खरीद सकते हो, मैं ऋषु के लिए फॉरेन से एक प्लेट मंगवा दूंगा। आदित्य ने ये बात बहुत ही काम एटीट्यूड से कही थी। ऐसा कहते वक्त उसके मैनर्स और नोबल एटीट्यूड उसे एकदम अलग हो बना रहा था। Isaka Usake isa attitude se bahuda empresa hodi hai, yakanana Usaka pati aka bahada aka ora samajadera insanada, Usaka atana saksesapula hon ke karana hai Usaki hi personality bani ti, vo isa tema Isaka ko almati ki taraha laga rahada, vo josabe sunka ora sarvasaktimana hon ke bada bigamandi nahi de ora vosabe alagada, Isaka ko isa taraha aditya ko eprisasana ki najara se dekakara amita ke tana badana mem aka aga si laga jadi hai. Kyanki Asia taka Isaka ne kabi bu si sanajara se nahim de kada, vo usak bahuda kucha karain ke bada bi jayata se jayata uzako kusi se dekati ti, lekina isa taraha se kabi nahi dekati ti, ora to ora aba vo surfa us gus se ho dekati ti, ora kai bara to us Isaka ki akam mema pain line nafrata bi dika jadi ti. Ini saba ke bika mohita to aditya ke responsa ko dekakara bilikula herana hai ho gayada, aditya ne use na ho data, na hai usapara gusakia, ora to ora usaki bada bi manaliti, agara usa nas amita se bada ki hodi to vo usapara jarura gusa karata ora usakadina tv na dekane, snakesa na kane ora yuk toyaha ke sathana kalain ki saja jarura deta, lekina aditya to ekadama apohita haida. Akanaka se usak mana mem isa kayala aya ki rizu ke dati ak hai, lekina jays hai usi yada aya ki aditya rizu ka dati de, us fira se aditya buralagan laga, usa napana munha banakara kaha, akawa ki apayi bada samaja gai, varana, vo azais kucha kahata hai usas pahale hai rizu gus se silikara bola, varana kya karogi tuma sabako badoj ki rizu ke dati bur hai, yahi nada jau jakara sabako badadu. Lekina usas pahale tumhi rizu ke dati ke sori balana hoga, kyanki rizu ko bilikula biaka nahim laga jays tumane usak dati se bada ki, isali aba yada tuma rizu ke dati se mafi mango, nahi de rizu bi skula mem sabako bada dega ki tuma bahuda jayada gande ora burbaks ho joki pain elders ki respecta bi nahi karata, ora unes bada bihava karata hai ora rudely bi bada karata hai, fira dekana pure skula mem saba tumhi hai karang. Sabi takarsa se lakara ser students abi, yaham taka ki tumare friends abi, isali abi rizu ke dati se sori bolo, rizu ka aditya ke la yum staindalina aditya ke dilako pigalagaya, vo bail hai kuda usas katana bi jagarata rahata de lekina kisi ora ko usas unchi avajane bada karata nahi sunapaya. Tavaha Isaka rizu ke isa andasia ko dekakara jayata nahi kakati kyanki Isaka to ak se janati tiki rizu ke la aditya ka preta katana mayan rakata de. Kyanki jaba bi usak pikil janma mem rizu koi karati ka kama karata de tavo una dono ke nama se hai karata de. Ora jaba bi us koi avarda malata de tavo vo apana praranastotra aditya ko hai batata de. ऋषु की धमकी सुनकर मोहित डर जाता है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा उसकी इमेज की ही तो फिक्र थी। अगर ऋषु ने सबको आज के बारे में बता दिया तो सब उससे नफरत करेंगे, जो कि वो कभी भी नहीं होने देना चाहता था। इसलिए उसने अपने दांत भींचते हुए आदित्य से कहा, आई एम सॉरी अंकल। हालांकि ये सारी उसने मजबूरी में मांगी थी, लेकिन आदित्य ने उसे एक्सेप्ट करते हुए कहा, इट्स ओके। मोहित फिर से अपना मुंह फिरा लेता है। ऋषु के चेहरे पर इस वक्त एक हल्की सी स्माइल दी, जिसे देखकर उसने अपने मन में कल स्कूल में ऋषु की बेइज्जती करने का पक्का इरादा कर लिया। अमित ने भी मोहित को माफी इसलिए मांगने दी ताकि इशिका के सामने मोहित का इमोशन और ज्यादा खराब न हो। आखिर मोहित भी तो उसी की तरह इशिका को फंसाने के लिए एक मोहरा ही था। तब आदित्य ऋषु से कहता है, चलो ऋषु, घर चलो, मैं आपके लिए फॉरेन से एक अच्छा सा पप्पी मंगवा दूंगा। तभी वो स्टाफ मेंबर कहता है, सर हमारे पास इस पप्पी की मॉम वॉन्डी भी है, आप चाहे तो उसे ले लीजिए। वैसे भी वो अकेली यहाँ अपने बच्चे के बिना क्या ही करेगी, बेचारी बोर ही होएगी, इसलिए आप उसे अपने घर जाते तो कम से कम उसे भी एक फैमिली मिल हो जाएगी। उनकी बात सुनकर इशिका कहती है, सॉरी लेकिन हमारे यहाँ इंसान रहते हैं, कुत्ते नहीं।
जिसमें वॉन्डी को अपना बच्चा नजर नहीं आएगा। एक माँ के लिए उसके बच्चे की जगह कभी कोई और नहीं ले सकता। अगर एक बार किसी माँ से उसका बच्चा दूर हो जाए तो उसे फिर दुनिया जहाँ की खुशियाँ भी मिल जाए, उसे उनमें कोई खुशी नसीब नहीं होगी। वो अपने बच्चे से बिछड़कर मुरझा ही जाएगी, क्योंकि एक माँ की खुशी उसका बच्चे में होती है। उसकी खुशियों में ही एक माँ को सुकून मिलता है। अब अगर आप इस बेचारी वॉन्डी को कहीं भी बेच देंगे तब भी उसे वहाँ भी कोई खुशी नहीं मिलेगी। और इस छोटे से पप्पी को भी आप उसकी माँ से अलग करके गलत हो कर रहे हैं। इसलिए हम इसका गलत बात में आपका साथ कभी नहीं देंगे। खासकर मैं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं खुद भी एक माँ हूँ और दूसरी माँ का दुख अच्छे से समझती हूँ। इशिका की बात सुनकर वो स्टाफ मेंबर तो एकदम चुप हो गया और थोड़ा गिल्टी भी फील करता है, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। ये दोनों माँ बेटे की जोड़ी इतनी ज्यादा महंगी थी कि कोई भी उन्हें एक साथ नहीं खरीदता, इसलिए वो दोनों अभी तक इसी शॉप में थे। आखिर में तंग आकर वो इन दोनों को अलग अलग बेचने को राजी हो गए। इशिका की बात सुनकर आदित्य को बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील हुआ कि इशिका ने ऋषु के लिए मोहित के अगेंस्ट कोई स्टैंड नहीं लिया। उसे लगा कि शायद सच में इशिका मोहित के साथ वो नहीं कर सकती थी जो कि वो ऋषु के साथ करती थी, जो कि था कि ऋषु की चीज को मोहित को दे देना। शायद इशिका के लिए ऋषु से ज्यादा अब भी मोहित की खुशी मायने रखती थी। ये सोचकर आदित्य के मूड थोड़ा ऑफ हो गया और उसको इशिका से थोड़ी नाराजगी भी हो गई। इसलिए वो इशिका से कहता है, तुम ऋषु को लेकर कार में जाओ, मैं एक जरूरी कॉल करके आता हूँ। और इतना कहकर वो बिना इशिका की कुछ भी सुने वहां से जल्दी में निकल जाता है, क्योंकि वो अगर यहाँ और रुकता तो खुद के इमोशंस पर से कंट्रोल खो बैठता। उसके जाने के बाद इशिका भी ऋषु के साथ चले जाती है, मगर जाते वक्त वो सबकी नज़र से छिपाते हुए अपने फ़ोन को एक ऐसी जगह रख देती है जिस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। कपूर फैमिली के जाने के बाद वो स्टाफ मेंबर अमित से कहता है, चलिए सर, आप अब स्नफी को बिना खरीद सकते हैं। अमित उसकी बात मान लेता है और मोहित को अपने साथ एक आखिरी बार स्नफी को उसकी मॉम वॉन्डी से मिलवाने लेकर चले जाते हैं। स्नफी जैसे ही वॉन्डी को देखता है वो तुरंत मोहित की गोदी से उतरकर अपनी माँ के पास दौड़ लगाता है। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उनका ट्रेनर स्नफी को मोहित को देने के लिए वॉन्डी से अलग करता है तो दोनों माँ बेटे बहुत दुखी होकर कुकू करने लगते हैं। साथ ही वो दोनों बहुत उदास भी दिख रहे थे और एक दूसरे से जुदा न होने के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। उन्हें ऐसे तड़पते देख मोहित को इशिका को बात याद आ जाती है कि कैसे इशिका ने कहा था कि एक माँ को उसके बच्चे से जुदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका बच्चा ही उसकी सबसे बड़ी खुशी होता है। और एक माँ अपने बच्चे से बिछड़कर मुरझा जाती है क्योंकि उसके लिए उसकी सबसे बड़ी खुशी और सुकून होता है। उसके बच्चे को उससे अलग करना बहुत गलत है। इस बात को सोचकर सबसे पहले तो ये याद आता है कि वो खुद भी कैसे पहले रूपाली को हमेशा मिस करता था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से उसको रूपाली के घर होने पर भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर वो सोचता है कि कहीं इसलिए तो उसकी इशिका आंटी ऋषु की गुड मम्मा तो नहीं बन गई, क्योंकि ऋषु भी उसकी इशिका आंटी का बेटा था। इसका मतलब वो ऋषु के डैडी के पैसे के लिए उनके साथ नहीं थी, बल्कि ऋषु की वजह से थी। मोहित जैसे ही इस नतीजे पर पहुंचता है वो इशिका के जाने की वजह ऋषु को मानता है और मन में सोचता है कि वो इशिका को ऋषु से दूर करने की जगह ऋषु को इशिका से दूर करेगा, ताकि जब ऐसा होगा तो इशिका को उससे दूर होने पर जब दुख होगा तो वो उसके पास लौट आएगी और फिर से पहले की ही तरह उससे प्यार करेगी। वो अपनी इस सोच से तब बाहर आया जब स्नफी को जबरदस्ती उसके ट्रेनर ने उसके हाथों में थमा दिया, क्योंकि वो बहुत प्रोटेस्ट कर रहा था। तब मोहित सोचता है कि ये भी अपनी मम्मा को उसी तरह मिस करेगा जैसे कि वो अपनी इशिका आंटी को मिस करता है। इस वक्त मोहित को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इशिका को अपनी माँ की जगह रख रहा था। इसलिए मोहित अमित से कहता है, डैड, अब मुझे भी ये पप्पी नहीं लेना है, प्लीज घर चलिए। उसकी बात सुनकर अमित, स्टाफ मेंबर और ट्रेनर हैरान हो जाते हैं। अमित ने हैरानी से मोहित से पूछा, लेकिन क्यों? अभी तो तुम इसके लिए झगड़ रहे तो फिर अब क्यों नहीं खरीद रहे इसे? हाँ, अगर आपको लेना नहीं था तो कम से कम आपको उस दूसरे वाले बच्चे को खरीद लेने देना चाहिए था। अमित की ही तरह वो स्टाफ मेंबर भी मोहित से सवाल पूछता है, लेकिन उसकी बातों में उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी, क्योंकि आखिर इसमें उनका नुकसान जो था। लेकिन उसको मोहित से इस तरह बात करता देख अमित को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने थोड़े गुस्से में उस स्टाफ मेंबर से कहा, अगर वो नहीं खरीदना चाहता तो आप हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। पेट लेना या ना लेना कस्टमर्स की मर्जी पर डिपेंड करता है।
अगर आप इस पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे तो लोग आपकी शॉप पर आएंगे ही नहीं, समझे आप। अमित की बात सुनकर वो स्टाफ मेंबर चुप हो जाता है, क्योंकि वो सच में इतनी सी बात पर अपनी शॉप का नाम खराब नहीं कर सकता था। उसके बाद अमित भी मोहित से साथ वहां से चला गया। बाहर इशिका और ऋषु कार में बैठे आदित्य का वेट कर रहे थे। इशिका विंडो के बाहर ही देख रही थी कि तभी उसकी नजर शॉप से खाली हाथ बाहर आते अमित और मोहित पर जाती है, जिसे देख इशिका के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसके फेंके जाल में मोहित फंस जो गया था। दरअसल इशिका ने जानबूझकर अंदर माँ बच्चे के रिलेशनशिप का इतना गुणगान किया था, क्योंकि उसको मालूम था कि मोहित पर उसकी बात का असर जरूर होगा, क्योंकि वो जानती थी कि मोहित भी हमेशा अपनी माँ से अलग ही रहता था और वो अपनी माँ से बहुत प्यार भी करता था, क्योंकि ये बात तो उसे उसके पिछले जन्म में ही पता चल गई थी। आखिर अपनी सगी माँ के लिए ही तो उसने इशिका को सहन किया हुआ था, और उसकी खुशी के लिए उसके साथ वो सब कुछ किया भी था। बस इसलिए इशिका को पूरा यकीन था कि मोहित उसकी बात सुनकर बहुत इमोशनल हो जाएगा और उस पप्पी को नहीं खरीदेगा। और अब जब उसने दोनों बाप बेटे को खाली हाथ स्टोर से बाहर आते देखा तो उसकी सोच सही निकली। हालांकि इशिका को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि मोहित रूपाली से ज्यादा उसके बारे में सोच रहा था, और अगर उसे पता भी होता तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसे मोहित के प्यार और अटेंशन की कोई जरूरत नहीं थी। उसे तो अब बस अपने ऋषु के प्यार और अटेंशन की ही जरूरत थी। अपने जाल में मोहित को फंसता देख इशिका बहुत खुश होती है और अब अपने प्लान के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग एक्ट करते हुए अपने सर पर हल्का सा हाथ मारकर ऋषु से कहती है, ओह नो, लगता है मैं अपना फोन अंदर शॉप में ही भूल आई। मुझे अभी जाकर उसे लाना होगा, वरना कहीं किसी और को मिल गया तो। उसकी बात सुनकर ऋषु उसकी ओर देखता है तो इशिका उससे कहती है, ऋषु बेबी, आप मम्मा का ड्राइवर अंकल के साथ वेट करो, मम्मा अभी अपना फोन लेकर आती है, और अगर डैडी आ जाए तो उनको कहना कि मम्मा को फोन कर ले। ओके। उसकी बात सुनकर ऋषु हाँ में सर हिला देता है। फिर इशिका तुरंत कार से बाहर निकलकर शॉप में जाती है। शॉप में पहुंचे ही वो वही डॉग सेक्शन में पहुंच जाती है और वहां वो स्टाफ मेंबर कुछ काम कर रहा होता है। इशिका को देखकर वो हैरान होकर कहता है, अरे मैम आप यहाँ। इशिका ने फिर से मास्क लगा लिया था, इसलिए उसे अभी भी इशिका की सच्चाई नहीं पता थी। इशिका उससे कहती है, हाँ वो मेरा फोन यहाँ छूट गया था, आप प्लीज मेरी हेल्प कर देंगे उसे ढूंढने में। वो स्टाफ मेंबर हाँ कह देता है और इशिका का फोन ढूंढने लगता है। इशिका ने उसे अपना नंबर इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो ऐसे ही किसी को अपना प्राइवेट नंबर नहीं देना चाहती थी, और उस स्टाफ मेंबर ने भी इसलिए नहीं पूछा क्योंकि इशिका के मास्क को देखकर जी पता चल रहा था कि वो कोई बिग शॉट है, और वैसे भी उन्हें तो यही पता था न कि वो एक रिच बिजनेसमैन की वाइफ है। जल्द ही स्टाफ मेंबर की नज़र उस फोन पर पड़ जाती है और वो इशिका को उसका फोन दे देता है। इशिका फिर उसे थैंक्स कहती है और जैसे ही वो वहां से जाने का दिखावा करती है वैसे ही वो स्टाफ मेंबर अचानक उसे रोक लेता है। इशिका अपने मन ही मन मुस्काती है क्योंकि उसे पता था कि अब उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। क्या हुआ? वो कंफ्यूज्ड होते हुए उस स्टाफ मेंबर से पूछती है। वो मैम, उस बच्चे ने स्निफी को नहीं खरीदा तो क्या आप उसे अपने बेटे के लिए खरीदना चाहेंगी? आपका बेटा बहुत खुश हो जाएगा, स्टाफ मेंबर ने कहा। उसकी बात सुन इशिका मन ही मन बहुत खुश होती है, लेकिन अपने फेस पर थोड़े परेशानी भरे एक्सप्रेशंस लाकर कहती है, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि मैं उन माँ बेटे को अलग नहीं करना चाहती। इशिका की बात सुन वो स्टाफ मेंबर थोड़ा बेचैन होने लगता है। उसे लागत है कि शायद इशिका भी स्निफी को खरीदने से मना कर देगी, लेकिन अगले ही पल इशिका कहती है, एक काम करती हूँ, मैं दोनों माँ बेटे को ही खरीद लेती हूँ। इशिका की बात सुनकर उस स्टाफ मेंबर की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो जल्दी से कहता है, आप एकदम सही कर रही मैम, आप सच में एक बहुत ही अच्छी इंसान है जो कि एक माँ बेटे को बिल्कुल भी अलग होते नहीं देख सकती। उसने तो ये बात इशिका को मास्क लगाने के लिए कही थी, लेकिन इशिका उसकी बात सुन इमोशनल होकर सोचती है, हाँ एक बार ये गलती कर चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा कभी नहीं करूँगी। फिर वो स्टाफ मेंबर से कहती है, बट मैं पेमेंट तो अभी कर दूंगी, लेकिन क्या उसके 3-4 दिन बाद आकर इन दोनों ले जा सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे सास और ससुर जी का श्राद्ध है ना, तो बस इसलिए। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अब क्योंकि ये दोनों हमारे हो गए हैं तो मैं इनके यहाँ रहने का खर्चा भी उठाऊंगी। उसकी बात सुनकर वो स्टाफ मेंबर बोलता है, उसकी जरूरत नहीं है मैडम, स्निफी और वॉन्डी इतने टाइम से तो यहाँ है ही, अब हम 3-4 दिन और ध्यान रख लेंगे तो उसमें कौन सा बड़ी बात हो जाएगी।
इशिका मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, तो मैं पहले आपके शॉप के मैनेजर से बात कर लेती हूँ, क्या पता उनकी राय कुछ और ही हो। जी, जैसा आप चाहे, उस स्टाफ मेंबर ने कहा। इशिका खुशी खुशी मैनेजर से मिलने जा ही रही होती है कि तभी अचानक उसकी हील टूट जाती है और वो आगे की तरफ जमीन पर गिरने को होती ही है कि तभी दो हाथ उसे साइड उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाकर उसे गिरने से बचा लेते हैं। इशिका, जो कि गिरने के डर से अपनी आंखें कस के बंद कर चुकी थी, वो अब खुद को सिर्फ पाकर थोड़ी राहत की सांस लेती है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि किसी ने उसे साइड से अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। ये हाथ किसी आदमी के थे। इशिका उसे थैंक्स कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह साइड में घुमाती है तो उस आदमी की शक्ल देखकर एकदम से खुद को उसकी बाहों से आजाद करती है और उसी दूर हट जाती है। इशिका के उसकी बाहों से खुद को आजाद करवा लेने पर अमित को एक अजीब सा खालीपन का एहसास होता है। आज कितने दिन बाद उसे इशिका को ऐसे टच करने का मौका मिला था। आज तक उसने कई बार इशिका को ऐसे गिरते हुए बचाया था, क्योंकि इशिका जानबूझकर कई बार उसके सामने गिरने की एक्टिंग करती थी। उस टाइम इशिका को अमित बचाकर उसकी केयर करने को एक्टिंग करता था, लेकिन अब तो इशिका उसे खुद को टच भी नहीं करने देता है। वो तो अब पहले को तरह उसे हक करने के बहाने भी नहीं ढूंढती थी। इसलिए आज जब उसने इशिका को अपनी बाहों में फिर से थामा तो उसे एक अलग सा एहसास हुआ। उसे इशिका को खुद को बाहों में भरकर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे अपनी बाहों में भरकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी बेसहारे को कोई सहारा सा मिल गया हो, इसलिए वो इशिका को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। उसे ये फीलिंग बहुत ही पसंद आ रही थी, लेकिन अगले ही पल इशिका ने खुद को जब उसकी बाहों से आजाद करा लिया तो अमित को एक खालीपन के सा एहसास होने लगा। तभी इशिका वहां से जाने को हुई तो उसने जल्दी से इशिका की कलाई पकड़ ली, जिससे इशिका को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बिना मुड़े अमित से अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करती हुई उससे कहती है, डोंट टच मी। लेकिन अमित उसका हाथ नहीं छोड़ता और उससे पूछता है, व्हाई? बिकॉज योर हस्बैंड इज हियर। उसकी बात सुनकर इशिका भड़क जाती है और पलटकर अमित से गुस्से में कहती है, तुम्हारे बेटे को आदित्य ने कुछ नहीं कहा, तो इसलिए तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है शायद। तभी तो उनकी वाइफ यानी मुझे छूने की गुस्ताखी कर रहे हो। भूल गए क्या, उस रात होटल में आदित्य ने उस गुंडे को मुझे छूने पर कितनी बुरी तरह से पीटा था। लगता है तुम भी वही पिटाई खाने चाहते हो। इशिका के मुंह से आदित्य की तारीफ सुन अमित को गुस्सा आता है, मगर फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए इशिका से कहता है, इशिका, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? पहले तो तुम मुझे हक तक करती थी, लेकिन आज तुम्हें मेरा तुम्हारा हाथ पकड़ना भी सहन नहीं हो रहा। उसकी बात सुन इशिका एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहती है, हाँ, क्योंकि पहले मैं तुम्हें एक फ्रेंड की हैसियत से हक करती थी। मुझे लगता था कि हम अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब जब हम दोस्त ही नहीं रहे तो फिर मैं तुम्हें खुद को छूने क्यों दूं? आखिर मैं ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ही हूँ जो किसी को भी हक करती फिरूं या फिर किसी को भी खुद को छूने दूं। उसकी बात सुनकर अमित को अपने दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इशिका और इसके बीच इतनी दूरियां आ चुकी है कि इशिका ने उसे फ्रेंड जोन तक से बाहर कर दिया था। कहा तो एक टाइम वो उसके पीछे पीछे हर जगह पहुंच जाती थी और कहा आज उससे खुद को दूर कर रही थी। अमित को ये सब सोचकर अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हो रहा था। उसे खुद से कुछ दूर होता हुआ सा महसूस हो रहा था। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसके और इशिका के बीच इतनी दूरियां आ गई थी कि उनकी दोस्ती तक टूट गई थी, या शायद उसे पता था। ये सब उसी रात से शुरू हुआ था जब इशिका को उस गुंडे ने छेड़ने की कोशिश की थी। बस उसी रात से ही इशिका ने गुस्से में आकर उससे अपनी दोस्ती तोड़ ली थी। अमित वो रात याद करके इशिका से एक रिग्रेट अपने चेहरे पर लिए कहता है, ईशी, मैं जानता हूँ कि उस रात होटल में जब मैं तुम्हें बचा नहीं पाया था, उसी बात का गुस्सा अभी तक तुम्हारे मन में भरा हुआ है। माना कि मैं आदित्य की तरह तुम्हें बचा नहीं पाया और वो गुंडा भी मुझसे छूटकर भाग गया, लेकिन इशिका, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बस तुम एक बार मुझे माफ कर दो। देखना, मैं जिंदगी भर तुम्हें अपनी लाइफ से ज्यादा प्रोटेक्ट करूंगा। अमित को ये बात नहीं मालूम थी कि इस वक्त वो जिसे जिंदगी भर प्रोटेक्ट करने की कसम खा रहा था, इस वक्त उसी लड़की का हस्बैंड उसे यूं घूर कर देख रहा था कि अगले ही पल उसकी खुद की जान ले लेगा। अमित को ये बात नहीं मालूम थी कि इस वक्त वो जिसे जिंदगी भर प्रोटेक्ट करने की कसम खा रहा था, इस वक्त उसी लड़की का हस्बैंड उसे यूं घूर कर देख रहा था कि अगले ही पल उसकी खुद की जान ले लेगा। आदित्य अंदर अपने एक फॉरेनर फ्रेंड से रिशु के लिए एक पप्पी खरीदकर इंडिया सेंड करवाने की बात करके जब बाहर की ओर जा रहा था, तब उसकी नज़र इस कोने में खड़े इशिका और पड़ी।
जैसे ही उसने अमित को इशिका का हाथ थामे देखा, उसके तन बदन में आग सी लग गई। उसे सबसे ज्यादा खुंदक तो इस बात पे आई कि इशिका ने अमित को अपना हाथ पकड़ने भी दिया हुआ था। दरअसल इशिका की बैक आदित्य के फेस की तरफ थी, इसलिए उसने इशिका के गुस्से से भरे एक्सप्रेशंस को नहीं देखा था। वो यहाँ बिल्कुल अभी आया था, इसलिए उसने इशिका को अमित को सुनते हुए और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए नहीं देखा था। उसने तो बस अमित की बात सुनी थी, जिसमें कि वो इशिका के चेंज का रीजन उस रात को बता रहा था और इशिका को प्रोटेक्ट करने की कसम खा रहा था। अमित की बात सुनकर आदित्य को ऐसा लगा कि शायद सच में इशिका अमित से उसको न बचा पाने के लिए नाराज है और इसलिए वो अमित से नाराज है। और क्योंकि उसने खुद आदित्य इशिका को बचाया था, इसलिए वो उसके और ऋषु के लिए चेंज होने लगी थी। इस बात से आदित्य को कोई खुशी नहीं हुई कि इशिका उसकी केयर को समझकर उसके साथ अच्छे से पेश आने लगी थी, बल्कि उसे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उसका ये डिसीजन भी अमित के लिए उसके गुस्से से प्रभावित था। आदित्य का ये बात सोचकर दिल बैठ सा गया। उसे ये बात बहुत ही चुभी कि इशिका उसके प्यार की वजह से नहीं बल्कि अमित के लिए उसके गुस्से की वजह से बदली थी। ये बात आदित्य को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि भले ही एक बार कोई इशिका जिंदगी भर उससे और ऋषु से नफरत करती तो भी उसे इससे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि उसे इस बात से पड़ रहा था कि उसे और ऋषु को इशिका का साथ उसकी अमित से नाराजगी की वजह से मिल रहा था। ये बात रह रह कर उसको कचोट रही थी। इशिका के मन में उसके प्यार से ज्यादा अमित के लिए उसका गुस्सा मायने रखता था। तभी तो उसमें इतना बड़ा चेंज आ गया था, क्योंकि अगर उस रात वो हादसा नहीं हुआ होता और इशिका अमित से गुस्सा नहीं हुई होती तो शायद इशिका कभी बदलती ही नहीं। शायद हमेशा की तरह ही उसे उस रात भी ये फील नहीं हुआ होता कि वो अमित से बेटर चॉइस है उसके लिए। आदित्य भले ही इशिका की नफरत सहन कर सकता था, लेकिन उसका वो प्यार नहीं सहन कर सकता था जो कि उसे किसी और के फेलियर के कारण मिला था। आदित्य को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो इशिका की नज़र में अमित से बेटर है या नहीं। उसे बस ये चाहिए था कि इशिका उसके प्यार को समझकर उसे प्यार करे, क्योंकि अगर वो इसलिए उसके साथ आए क्योंकि वो अमित से बेटर था तो फिर ये तो किसी समझौते से कम नहीं था। आदित्य को इस टाइम ऐसा लग रहा था कि शायद इशिका को उससे नहीं बल्कि उसके अमित से बेटर चॉइस होने से मतलब था। और इसका तो सीधा मतलब यही था ना कि इशिका उसके प्यार को नहीं बल्कि उसके बेटर स्टेटस को इम्पोर्टेंस देती थी, कि वो इशिका के लिए उसका प्यार नहीं बल्कि एक बेटर ऑप्शन था। ये आदित्य को बिल्कुल भी नहीं मंजूर था, क्योंकि कल क्या पता कहीं उससे उसका स्टेटस छीन गया तो क्या तब इशिका फिर वही पहले वाली इशिका बन जाएगी। भले ही वो इस वक्त एक अच्छी वाइफ और माँ होने का वादा निभा रही थी, लेकिन अगर उसका मूड बदल गया तो और उसने अभी मोहित के सामने भी तो ऋषु को प्रायोरिटी नहीं दी थी। ऐसे में अब जब अमित उससे माफी मांग रहा था और उसे जिंदगी भर प्रोटेक्ट करने की कसम खा रहा था, तो क्या वो अमित को एक चांस दे देंगी और वापस सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा? क्या फिर से उससे उसकी वाइफ उसका प्यार छीन जाएगा? क्या फिर से ऋषु से उसकी माँ और उसकी माँ का प्यार छीन जाएगा? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं होने दे सकता था, क्योंकि वो बार को वो इशिका से दूरी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन ऋषु के सर से उसकी माँ की ममता फिर दोबारा नहीं छीनने दे सकता था, क्योंकि इस बार ऋषु को संभालना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा और न जाने उस मासूम पर क्या बीतेगी। यही सब मन में सोच आदित्य गुस्से से भरकर उन दोनों को तरफ बढ़ता है। वही इशिका भी अमित की बात का कुछ जवाब देने ही वाली थी कि उससे पहले ही अचानक से उसके पीछे से आदित्य की सर्द आवाज उसके कानों में सुनाई देती है, जो कि गुस्से में अमित से कह रहा था, लगता है मिस्टर खन्ना को मेरी वाइफ से कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, तभी तो यहाँ पेट शॉप में ही खड़े हुए बात कर रहे हैं। आदित्य इतने कहते हुए इशिका के बराबर आकर खड़ा हो चुका था। आदित्य को अचानक वहां देखकर इशिका और अमित डर जाते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन दोनों को ही ऐसा लग रहा था कि जैसे आदित्य ने उन्हें रंगे हाथों कुछ गलत करते पकड़ लिया था। इशिक को तो बहुत गिल्टी भी फील हो रहा था। उसे ऐसा फाइल हो रहा था जैसा किसी भी धोखेबाज पत्नी को उसके आशिक के साथ रंगोलियां मनाते हुए रंगे हाथों उसके पति द्वारा पकड़े जाने पर होता है। तो दूसरी तरफ अमित के मन में इस बात का डर था कि कहीं आदित्य उसे भी इस गुंडे की तरह ही न पीटने लग जाए, इसलिए सबसे पहले तो वो जल्दी से इशिका का हाथ छोड़ देता है और हकलाते हुए कहता है, वो मिस्टर कपूर, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। इशिका को गिरते देखा तो उसको बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ा था। अमित की इस वक्त जान हलक में अटक गई थी। उसे तो बस कैसे भी करके आदित्य की पिटाई से बचना था, क्योंकि वो जानता था कि वो आदित्य के सामने कुछ भी नहीं था। आदित्य को मार्शल आर्ट्स और कराटे में महारत जो हासिल थी। अमित को यूं भीगी बिल्ली बना देख इशिका दो पल अपनी हालत भूलकर अमित की हालत पर मन ही मन उसकी हंसी उड़ान लगी।
उसे नहीं पता था कि अमित इतना बड़ा फट्टू था। तो वही आदित्य अपने एक फेक स्माइल के साथ अमित से कहता है, ओह, तो तुमने मेरी वाइफ को गिरने से बचाया है, गुड, लेकिन उसके लिए मेरा तुम्हें थैंक्स कहना तो बनता है। नहीं, इतना कहकर आदित्य एक डेविल स्माइल के साथ अपना हाथ अमित की तरफ आगे बढ़ाता है। अमित को लगता है कि आदित्य ने उसकी बात का भरोसा कर लिया है और सच में उसका शुक्रगुजार है, इसलिए वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और जल्दी से आदित्य से हैंड शेक करता है। हैंड शेक करते वक्त वो मुस्कुराकर कहता है, इट्स ओके मिस्टर कपूर, इट्स नॉट अ बिग डील। उसकी बात सुन इशिका अपनी आइज अपने माइंड ही रोल करती है और आदित्य भी मुस्कुराकर कहता है, इशिका से रिलेटेड हर चीज मेरे लिए एक बिग डील ही है क्योंकि वो मेरी वाइफ है। इशिका तो आदित्य की बात सुनकर अपनी आंखों में प्यार लिए उसके चेहरे को ही निहारने लगती है, लेकिन आदित्य की टोन में अमित को एक वार्निंग का एहसास हुआ और उसकी स्माइल थोड़ी फीकी हो गई। उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और अब अपना हाथ वापस लेने वाला होता ही है कि तभी आदित्य की पकड़ उसकी हथेली पर कुछ इस कदर कस जाती है कि अमित की चारों उंगलियां दर्द करने लगती है। अमित जब आदित्य को सवालिया नजर से देखता है तो उसे आदित्य के फेस पर एक डेविल स्माइल लेकिन उसकी आंखों में बहुत गुस्सा दिखता है, जिसे देख वो बहुत हैरान हो जाता है। आदित्य इस वक्त उसे किसी डेविल से कम नहीं लगता, लेकिन वो फेस पर अपने दर्द को शो नहीं होने देता क्योंकि इशिका के सामने वो अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता था, इसलिए वो बस चुपचाप आदित्य की पकड़ से खुद के हाथ को बिना इशिका के नोटिस किए ही छुड़वाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन आदित्य उसे छोड़ने की जगह अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर सेट है, जिसकी वजह से अमित को आंख ऑन होने पर भी माथे पसीने आने लगते हैं। करीब 1 मिनट तक अमित को दर्द देने के बाद आदित्य एक बेहद सीरियस टोन में कहता है, बट मिस्टर खन्ना, आगे से मेरी वाइफ की हेल्प मत करना क्योंकि मैं हूँ उसकी हेल्प के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और इतना कहकर वो अमित का हाथ झट से छोड़ देता है। आदित्य की लास्ट लाइन को सुनकर अमित को पता चल जाता है कि आदित्य ने उसकी बात सुन ली थी और इसलिए वो डर के मारे वहां से बिना कुछ कहे ही जल्दी से चलता बना, या यूं कहे कि उल्टा बना, क्योंकि उसे डर था कि कहीं आदित्य गुस्से में उसे पीट न बैठे। इशिका तो बेचारी आदित्य को अभी तक वैसे ही अपनी आंखों में प्यार लिए देख ही रही थी। उसने न तो आदित्य को बात पर ध्यान दिया और न ही अमित की हालत पर। बेचारी इशिका, काश वो उस टाइम आदित्य की बात और अमित की उस हालत पर ध्यान दे देती तो आगे चलकर उसकी हालत अमित से भी बुरी नहीं होती शायद। अमित के जाने के बाद आदित्य से बिना किसी इमोशन के कहता है, लेट्स गो, रिशु हमारा वेट कर रहा होगा। इस वक्त आदित्य अपनी गलतफहमी में इस कदर चूर था कि इशिका को आंखों में उसे अपने लिए कुछ भी नहीं नजर आया, या यूं कहे कि वो देखना ही नहीं चाहता था, क्योंकि अब इशिका का प्यार उसके लिए किसी कांटे की तरह था। क्योंकि उसे तो ये गलतफहमी थी कि इशिका उससे नहीं बल्कि उसके बेटर स्टेटस से प्यार करती है और अमित उससे ज्यादा इशिका माइंड में इम्पोर्टेंट था। तभी तो उससे गुस्सा होकर वो इतनी बदल गई कि 6 साल में उसका प्यार जो नहीं कर पाया वो अमित की लापरवाही ने एक झटके में कर दिया। इस पल भले ही आदित्य ने अमित को सबक सिखा दिया था, लेकिन उसके मन में बस एक बात थी, वो ये कि वो अमित से हार गया था। इशिका का प्यार उसे अमित की भीख में नसीब हुआ था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो इशिका को तो कुछ कह ही नहीं सकता था, क्योंकि उसके बेटे को इशिका की जरूरत थी, और अगर इशिका को भी उसके स्टेटस की जरूरत थी तो वो अपना सब कुछ उसे खुशी खुशी दे सकता था। कुछ ऐसा ही था उसका प्यार, जो कि सिर्फ देना ही जानता था, लेना नहीं। लेकिन फिर भी उसकी गलतफहमी की वजह से उनके स्वीट से रिश्ते में खटास तो आ ही गई थी, जिसका आभास इशिका को भी जल्द होने वाले था। आदित्य की बात सुनकर इशिका एक्साइटेड होकर उससे कहती है, आदि, आपको पता है मैंने रिशु के लिए स्नफी को खरीद लिया है। इशिका की बात सुनकर आदित्य हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि शायद इशिका ने मोहित से रिक्वेस्ट कर उससे रिशु के लिए स्नफी को खरीद लिया था। इसका मतलब इशिका ने रिशु को मोहित के ऊपर प्रायोरिटी दी। ये सोचकर अचानक ही आदित्य की आंखों में चमक और चेहरे पर स्माइल आ जाती है कि कम से कम इशिका के लिए रिशु तो कम से कम मोहित से ज्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन अगले ही पल इशिका की बात सुनकर उसकी वो स्माइल भी कहीं गायब हो गई, क्योंकि इशिका ने बताया कि कैसे उसका मोबाइल वो ये स्टोर में भूल गई थी, और जब वो यहाँ आए तो उसे पता चला कि मोहित ने स्नफी को नहीं खरीदा, इसलिए उसने स्नफी को खरीद लिया। इस बात की सुनकर आदित्य को लगता है कि उसका बेटा भी अमित के बेटे से हार गया था शायद। आदित्य मन ही मन अपने और अपने बेटे की किस्मत पर हंसता है कि कैसे वो दोनों ही उन दोनों बाप बेटे से बेहतर होकर भी हार गए थे। दोस्तों, आदित्य के थॉट्स पर कमेंट करके जरूर बताना कि उसको गलतफहमी बेकार में ही हो गई थी, या शायद उसके थॉट्स के और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको गलतफहमी होनी ही थी।